वेलकम बैक नाजरीन। जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ इत्तलात आज भी आ रही, जिस तरह मैंने पहले सेगमेंट में बात की कि इस्लामाबाद को सील करने के लिए कंटेनर्स, बट एट द सेम टाइम लीगल साइड के ऊपर भी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि तोशाखाना वन नाब ने केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी हुई है। आईनी बेंचेस ने प्रैक्टिकली काम स्टार्ट कर दिया। आज पहला दिन था, तकरीबन कोई 18 के करीब गालिबन आज दरखास्तें सुनी आईनी बेंच ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे जब डिफरेंट महाजों के ऊपर एट वंस लड़ रही है, कैसे कॉम्बेट करेगी, कैसे इससे वे आउट निकालेगी, इसी सारी सिचुएशन पे बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर माहिर कानून जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? बिल्कुल अल्लाह का फजल से। सर 26वीं आईनी तरमीम जब लाई जा रही थी, आपको और मुझे बताया गया कि इससे पेंडेंसी कम होगी। आज 4 रेगुलर बेंचेस नहीं बन सके थे आईनी बेंच की वजह से। सर इस तरह पेंडेंसी कम होगी? जी देखें, पता नहीं आपको याद है मेरी स्पीच सेनेट में मैंने यही कहा था कि लाना तो ये चाह रहे हैं या कह ये रहे हैं कि 26वीं तरमीम हम ला रहे हैं, पेंडेंसी कम करने की, जो ताखीर है केसों की, केसेस खत्म करने के लिए हम लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने उससे भी कहा था कि इससे बल्कि पेंडेंसी बढ़ेगी, ताखीर बढ़ेगी, डिले ज्यादा होगा। और वही हम देख रहे हैं। आप देखेंगे, अब सबसे पहली आपको मिसाल देता हूं कि हर केस में अब ये एक बहस हुआ करेगी कि जनाब ये केस जो है ये बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी बेंच के पास जाना है या ये आम अदालत में जाना है। और फिर वो उस बहस के ऊपर जो फैसला करेगी बेंच, उसके खिलाफ रिव्यू या अपील होगी। और फिर वो जब फाइनल फैसला होगा, फिर ये केस की बेंच के सामने समाअत होगी, जो भी रेलेवेंट बेंच है। तो ये एक तरह से 2 स्टेप्स मजीद बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मेरी नजर में ताखीर होगी। और ये डिले का मामला 6-7 महीने, साल तक चलता रहेगा। जब ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी, फिर ही जाके ये हल होगा। तो ये डिलेज तो मुझे नजर आ रहे हैं कि मजीद होंगे अभी इस तरमीम की वजह से। तो ये मकसद इस तरमीम का डिले कम करना नहीं था, वो तो एक बहाना था। मेरी नजर में ये मकसद इसका यही था कि हम पहला मकसद तो ये था कि हम नया आईनी बेंच बना लें, लेकिन वो चूंकि नहीं बना सके तो फिर उन्होंने इसके ऊपर समझौता किया कि हम एक आईनी नई अदालत के बजाय हम आईनी बेंच इन्हीं जजों का बनाएं। तो एक तरह से उससे, उस वाले सिचुएशन से तो बेहतर है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है कमेटी के जरिए कि कौन सा बेंच में कौन सा जज बैठेगा। ये एक कंट्रोल करने की कोशिश थी। लेकिन जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा कि ये कंट्रोल जो है इस तरह नहीं होती अदालतें, और आप वक्त दिखाएगा आपको कि इस अमेंडमेंट से भी अल्टीमेटली कोई अदालतें तो कंट्रोल होती है, यानी वो तो हम विल सी इन द फ्यूचर। लेकिन हामिद खान साहब, आप ही की सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, आप ही के लीगल प्रोफेशन से उनका ताल्लुक है। हामिद खान साहब हमें बार बार बताते रहे कि प्रोटेस्ट होंगे, वकला बरादरी खड़ी होगी, इस आईनी तरमीम को नहीं मानते। आईनी तरमीम हो भी गई, आईनी बेंच बन भी गया, आईनी बेंच ने काम का आगाज भी कर दिया। वकला का एहतजाज कहां रह गया सर? जी देखें, पहली बात तो ये है कि इस किस्म के मामलात में एकदम एहतजाज नहीं होता। एहतजाज एक तरह से डेवलप किया जाता है। और वकला की जब भी हमने देखा है तंजीम, हम जब भी हुआ है किसी किस्म का वकला का कोई भी प्रोटेस्ट, तो वो एक दम से नहीं होता। वो एक उसको एक तरह से डेवलप किया जाता है और लोग फिर उसको ज्वाइन करते हैं। तो अभी जरूरी नहीं है कि आप एकदम इसको हाँ या ना में जवाब दे दें कि सक्सेसफुल हुआ है, कामयाब हुआ है उनका ये एजेंडा या नहीं हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि मेरी नजर में, अगर आप मेरे से जाती सवाल पूछें, तो मेरी नजर में चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, यानी बेंचेस भी काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है, और ये जो 26वीं अमेंडमेंट है ये इम्प्लीमेंट हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी एकदम आप कोई किसी किस्म का एक इनकलाब देखेंगे वकला में। अभी हम देखेंगे ज्यादातर वकील के ये किस तरह का प्रोसेस चल सकता है या नहीं चल सकता। और अगर ये आगे जाके ये फैसला हुआ कि ये बिल्कुल नाकाम है, तो फिर आप प्रोटेस्ट देखेंगे। अभी एकदम से मेरी नजर में आपको नहीं किसी किस्म का एहतजाज, एक यूनानिमस एहतजाज नजर आएगा। बहुत सारे वकील हैं जो कि ऑब्वियसली अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि
मैस मूवमेंट हो। अच्छा, मेरे सब मखसूस नशिस्तों वाला मामला, पाकिस्तान की सियासत एक टाइम के ऊपर मुकम्मल उसके गिर्द रिवॉल्व करती रही है, अभी तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। रिव्यू उसका अब आईनी बेंच सुनेगा, फुल कोर्ट सुनेगा, ये सवाल आई एम श्योर कि बार बार आपसे हुआ होगा, लेकिन अब आईनी बेंच बनने के बाद सिचुएशन थोड़ी सी आपके नजदीक क्लियर हो गई होगी। जी देखें, मेरी नजर में बात तो अजीबोगरीब लगती है कि एक रिजर्व सीट का फैसला 13 जजेस ने किया, एक जजमेंट दे दी, या टोटल 15 जजेस थे उसमें बैठे हुए, और उसका अब जो रिव्यू है या उसका ऊपर जो फैसला है वो 5 जजेस करेंगे, आईनी जजेस। तो ये लगती तो बड़ी अजीब बात है, और ये अभाम था और है और रहेगा। लेकिन जो अब लगता यही है कि चूंकि आइन में तब्दीली आ गई और एक आईनी बेंच बन गया और वो इम्प्लीमेंट भी होना शुरू हो गया, तो लगता यही है कि ये अब जो बड़ा फैसला है वो छोटे कम जजेस, यानी ज्यादा तादाद के जजेस का फैसला कम जजेस एक आईनी बेंच की सूरत में बैठ के करेंगे। तो ये तारीख में तो इसको अजीबोगरीब समझा जाएगा, लेकिन लगता यही है कि ये होने जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाला बेंच और इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, अगर कल को लग जाती हैं तो वो कौन सुनेगा? जी देखें, अब यही एक सवाल मेरे ख्याल है जस्टिस आयशा ने भी उठाया है 2 दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि ये ये मेजर है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आ रहा है कि इस चीज का फैसला कि केस किस बेंच के पास लगेगा, वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच के सरबराह जो हैं वो फैसला कर रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके ये भी एक इशू हो जिसको सुप्रीम कोर्ट को अज खुद फैसला करना हो इसके ऊपर। तो ये कंफ्यूजन्स तो हैं, और फिर से कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है किसी किस्म का डेवलप होता हुआ। इसके लिए इससे तो बजाय यही मेरे साहब, इससे तो बजाय यही लगता है कि फिर 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी, जो नकायस रह गए हैं, जो इबाहम रह गए हैं, उनको क्लियर करने के लिए फिर हुकूमत को 27वीं आईनी तरमीम भी गालबन लानी पड़ेगी। जी मुझे तो यकीन है कि ये जो बहुत सारे अब मसाइल जो हमने पहले पॉइंट आउट किए थे, हमने पहले इसकी निशानदेही की थी, और अब वो नजर आ रहे हैं मसाइल, तो उसको इन सारे मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए एक 27वीं आईनी तरमीम भी आएगी। देखिए, मेरी नजर में बड़ा वाजे पोजीशन ये है कि पार्लियामेंट का काम होता है आईनी तरमीम करना, अदालत ने तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। अदालत का आइन में तब्दील करना या उसको मानना या ना मानने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत तो वही करेगी जो पार्लियामेंट कहेगा या पार्लियामेंट जो तरमीम लाएगा। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर होती है कि वो ऐसी आईनी तरमीम करे जो कि कौम के फायदे में हो और जुडिशरी को मजबूत करे, और कानून की जो रूल ऑफ लॉ है उसको बेहतर करे। लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा है कि ये होता नहीं रहा, और उसकी वजह से नुकसान जो है वो पार्लियामेंट को होता है, और पार्लियामेंट की वजह से जो पार्लियामेंट की जब साख नीचे जाती है तो फिर जमहूरियत को नुकसान होता है। ये एक हमें समझने की बात है, और ये मैं समझाता रहता हूं और बात करता रहता हूं इसको सेनेट के फ्लोर पे, लेकिन बदकिस्मती से बुलडोज होती हैं कानून भी, और अब आइन भी बुलडोज होना शुरू हो गया। सर, एक इररेलेवेंट सा सवाल है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा। 1-2 दिन पहले शिबली फराज साहब, ऑपोजिशन लीडर, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली को अडयाला जेल के बाहर से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हिरासत में लिया गया था। जब वो खबर आप तक पहुंची, हाउ यू फेल्ट एट दैट टाइम? देखें, उस वक्त तो मैं तो ये कहूंगा कि कितनी बेवकूफी वाली बात है। आप ये क्यों हरकत कर रहे हैं? आपको पता है कि वो लीडर्स हैं, वो आज कानूनी तौर पे मिलने आए हैं अपने लीडर से, और वो कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे, और आपको ये भी पता है कि आपने उनको 15 मिनट के लिए सिर्फ पकड़ा है और छोड़ दिया है, लेकिन बदनामी आपने मोल ली। आपको सारे लोग हंस भी रहे हैं, अफसोस भी होता है कि ये क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो ये इसका फायदा क्या हुआ? फायदा तो हमें तो फायदा हुआ ही हुआ, हमने तो एक और पॉइंट स्कोरिंग हमें मिल गई पीटीआई को, लेकिन जो हुकूमत में है और जो करने वाले हैं उनको क्या फायदा हुआ? वो तो पूरी दुनिया उन पे हंस रही है। इसको कहते हैं लाफिंग स्टॉक बन गया आप पूरी दुनिया के। तो लोग क्यों ऐसी हरकत करते हैं? इस पे मेरा ख्याल है मेरा रिएक्शन पहले सबसे ये था कि मुझे हंसी भी आई और अफसोस भी हुआ, और मुझे पता था कि 15 मिनट बाद उन्होंने छोड़ देना है।
लेकिन जरूरत क्या थी ये काम करने की। अच्छा सेनेटर साहब, आज कुछ खबरें आ रही हैं, वी ऑल नो दैट के इमरान खान साहब ने 24 नवंबर की कॉल दे रखी है और फाइनल कॉल, द लास्ट कॉल, इसको डिफरेंट बैंडिंग की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। आर यू अवेयर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ इसमें इख्तलाफात हैं कि 24 नवंबर शायद हमने बहुत अर्ली कॉल दे दी है, कुछ रिजर्वेशंस हैं कुछ लीडरान की आपकी जमात के? जी देखिए, मैं कल डयाला में ही था जब ये इमरान खान साहब ने रिजॉल्व किया था और अनाउंस किया था कि हमने 24 को करनी है। और उनको ये मालूम था कि शायद इसके ऊपर कुछ लोगों के खदशात होंगे, अपनी रिजर्वेशंस होंगी, जो कि एक जायज बात है क्योंकि हर पार्टी में लीडर्स होते हैं और हर पार्टी में जो लीडरशिप है वो अपना अपना व्यू पॉइंट रखती है, उनके अपने अपने अंदाजे हैं और इजहार ख्याल भी करते हैं। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ उसके बाद भी यकीनी तौर पे कुछ लोगों ने इजहार ख्याल किया कि नहीं, इसको हमें डेट को पोस्टपोन करना चाहिए, डिले करना चाहिए। लेकिन जब एक बार इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये फाइनल कॉल है, तो उसके बाद ये जितने इजहार ख्याल थे वो अब खत्म हो गए और अब एक फैसला यही है कि जो कॉल है उसके मुताबिक अब यकजा होके इसको कामयाब बनाना है। कोर कमेटी तो में या बाकी कहीं पर ये डिस्कशन हुई है कि क्या इमरान खान साहब को एक बार फिर से कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि चंद दिन और दे दीजिए, कोई तंजीम साजी पंजाब में और कहीं पर अभी चल रही है तो उसके बाद की कॉल दे दी जाए? ये देखिए, मीटिंग्स में मुख्तलिफ मीटिंग्स में ये डिस्कशन जरूर हुई है और ये कहा भी गया है, लेकिन फिर फाइनली फैसला यही किया गया है कि नहीं, ये अब कॉल अब दे दी है तो अब इसमें मजीद कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि कुछ एहतजाज जो हुए उनमें कुछ कंफ्यूजन थी और वो कंफ्यूजन की वजह से वो फिर आगे एक तसलसल नहीं चल सका एहतजाज का। तो इसलिए इस बार फैसला यही है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसीलिए इमरान खान साहब ने ये कल जब फैसला किया तो उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी और वो शायद इसी वजह से उसकी हिकमत अमली यही थी कि इसके बाद कोई अभाम ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोई मजीद इसमें कोई डिस्कशन ना जरूरत पड़े। सेनेटर साहब, जब इसी एहतजाज को, आपकी 24 नवंबर वाली कॉल को थोड़ा सा बड़े कैनवस पे देखते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पंजाब है, आप लोगों की नुमाइंदगी भी है, आपके पास बहुत सीटें हैं पंजाब असेंबली के अंदर, लेकिन पंजाब की लीडरशिप जो है वो ज़्यादातर जेलों में है या वो केपीके में रोपोश है। कैसे पंजाब को आप एंगेज करेंगे, कैसे पंजाब के लोग निकलेंगे 24 नवंबर को? देखें, ये जो एक्चुअली जो पीटीआई की जो मेन लीडर हैं और जो मेरा ख्याल है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वो सोल लीडर हैं एक तरह से, वो है इमरान खान साहब और उनकी कॉल पे ही अब लोग निकलेंगे। मेरा ख्याल है कोई बाकी जो लीडरशिप है वो रेलेवेंट इतनी नहीं रही। अब लोगों का निकालने का, इसीलिए खान साहब ने लोगों को डायरेक्टली एड्रेस किया है। लीडरशिप तो अपनी है ही, लेकिन लोग लीडरशिप को सुनने के लिए नहीं आएंगे, अब लोग अपने हकूक के लिए आएंगे, अपने लिए आएंगे, अपने मुल्क की खातिर आएंगे। सेनेटर साहब, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन प्लस बैरिस्टर ऑफ कोर्स, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई एंगेजमेंट 24 नवंबर से पहले के मामलात को रोकने के लिए, इस एहतजाज को रोकने के लिए, आप खुद से एक्सपेक्ट एज अ पर्सन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को एंगेजमेंट करनी चाहिए पीटीआई के साथ? मेरे ख्याल से जी, जो दरवाजा है बातचीत का वो तो हर वक्त खुला होना चाहिए, दोनों साइड से, हर साइड से। और उसका हमने देखा है कि जब हमने थोड़ा सा दरवाजा खोला था तो वो जो आईनी तरमीम ला रहे थे 26वीं, जो बहुत सख्त किस्म की तरमीम थी, उसको कम से कम हमने जेयूआई के साथ बातचीत करके और एक डायलॉग करके हमने उसको काफी कम करा दिया था और एक एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आए थे। तो वो डायलॉग का ही फायदा हुआ था ना। तो डायलॉग जो है मेरी नजर में हमेशा दरवाजे खुले रहने चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि दो बहुत अहम चीजें हैं और वो ये है कि जो फरीक हैं उस बातचीत के लिए उनमें एतमाद हो और एतमाद के लिए जरूरी है कि हर काम में शफाफियत हो। मैंने ये देखा कि ये ना एतमाद है ना शफाफियत है, लोग पकड़े जाते हैं, लोगों को जेल में रखा हुआ है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, हर कोई इंट्रीग कर रहा है एक दूसरे को, एतमाद पैदा तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो दुश्मनियां पैदा हुई हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी बातचीत का दरवाजा खुलेगा, लेकिन अगर कोई बातचीत करे और इस मामले को रिजॉल्व करना चाहे तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है।
रिजॉल्व होना चाहिए। सोल्यूशन कौम भी ढूंढ रही है कि एक किस्म की हम आगे की तरफ देखें बजाय पीछे लड़ते रहें। और एहतजाज का मकसद भी ये होता है। सो यू एहतजाज सपोर्ट आप वैसे ही यू बात नहीं सपोर्ट के करते। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ भी मुज़ाकरात होने चाहिए, तहरीक इंसाफ को एंगेजमेंट करनी चाहिए? जी, अगर आप शफाफियत पहले पैदा करेंगे और इत्मीनान पैदा करेंगे तो क्यों नहीं बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, अगर आप कोई वाकई ही हल इसका ढूंढ सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मुझे नहीं लग रहा अभी तक कोई इत्मीनान भी हो या शफाफियत भी हो मामले में, इसलिए कोई बातचीत का माहौल नहीं नजर आता। लेकिन एहतजाज का मकसद अपना हक हासिल करना ही होता है, और उसके लिए आपको अगर डायलॉग साथ साथ चले तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अच्छा मेरे साहब, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट समंदर पार बरतानिया में हमने देखा। ख्वाजा आसिफ साहब की एक वो वीडियो आई एम श्योर आप तक भी पहुंची होगी। डू यू थिंक कि वो एहतजाज का तरीकाकार किसी भी सियासी जमात के वर्कर के लिए जस्टिफाइड है कि आप थ्रेट ही कर दें बाकायदा कि स्टैबिंग हो सकती है यहाँ पे, बी केयरफुल? डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है किसी भी तरह से? देखिए जी, मैंने तो इस पे मेरा एक बड़ा कंसिस्टेंट स्टैंड है जी। और रहा है, हमेशा रहा है और रहेगा। और वो ये है कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ। मेरी नजर में आप इतना आगे नहीं जा सकते। ये बिल्कुल गलत बात है। हम सबको सीखने की जरूरत है। अगर यस। आपने कोई बहस करनी है, डिस्कशन, हम भी तो बात कर रहे हैं ना, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। जी। कुछ बातें आप मानेंगे, कुछ मैं आपकी मानूंगा। जी। यही तरीकेकार होता है। आप किसी को थ्रेट करके, कानून को अपने हाथ में लेके, आप किसी को ये कह के कि मैं आपको चाकू छुरी मारूंगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसको मैं डिसोन करता हूं, बल्कि कंडेम करता हूं। तो इसको आप डोंट यू थिंक सो कि पार्टी को ऑफिशियली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली इसको डिसोन करना चाहिए? ये देखें, इसको आप पार्टी के साथ ना, ये तो एक पब्लिक की बात है, इसमें कोई पार्टी का स्टांस नहीं है। ये एक पब्लिक से, हमें सबको मिलके पब्लिक को एजुकेट करने की जरूरत है। और ये बात शुरू होगी हम सियासतदानों से कि हम आपस में पहले गुफ्तगू को ठीक करें, जो बहुत हद तक होती जा रही है गुफ्तगू ठीक। लेकिन जब ऊपर से ठीक होना शुरू होगी तो पब्लिक भी फिर बेहतर करेगी। मैं हमेशा पब्लिक को यही सजेस्ट करता हूं कि आप तनकीद भी करें, आप किसी के खिलाफ नारे भी लगाएं, आप किसी को बिल्कुल आप किसी की बात ना माने अगर आपको पसंद नहीं किसी की सियासत, लेकिन आप जाती अटैक्स ना करें, आप किसी को थ्रेट ना करें, आप किसी के ऊपर हाथ ना उठाएं, और जुबान के साथ भी जुल्म ना करें। तो ये हमें ये पीटीआई इशू नहीं है। पता नहीं क्यों बाहर को ये कहता है कि ये पीटीआई को कहना चाहिए। सब मैंने क्लेम नहीं किया, मैंने ये क्लेम नहीं किया कि वो आपका वर्कर है जिसने ये किया है। ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीटीआई को भी बताना चाहिए कि यार ही इज नॉट आवर वर्कर, ये हमारे वर्कर की तरबियत नहीं है भाई, हम उनको नहीं कहते कि इस तरह की हरकत करो। एटलीस्ट क्लैरिटी के साथ सामने तो आना चाहिए ना। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। जी हाँ, नहीं, आप, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं, लेकिन लोग नॉर्मली पूछते इस तरह है जैसे कि कोई पीटीआई का वर्कर कर रहा है। तो मैं यही कहता हूं उनको कि ये पीटीआई का इसमें इशू नहीं है, तो एक माशरे का इशू है, और हमें एक पाकिस्तानी की हैसियत से इसको बात करनी चाहिए। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपने बड़ी खूबसूरत और अच्छे तरीके से इसको बयान किया। और यही होना चाहिए एटीट्यूड हर सियासी जमात का कि हम सियासत करें एक दूसरे। मकसद है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे लोग, हमारी औरतें, हमारे लोगों को जेलों में रखा हुआ है, उनके घरों में जाके तबाही फिर रही है, लेकिन हम फिर भी उसको कानून के जरिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा तो एटीट्यूड ये है, हम जाके कोई किसी को अपना रूल ऑफ लॉ को हटा के अपना खुद नहीं कर रहे जाके कि हम अपना जाके दूसरे को मारें या किसी को जुल्म करें किसी के ऊपर। हम अदालतों के पास अंदर जा रहे हैं और वहां अपनी बहस कर रहे हैं, हालांकि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तो हमारा तो ये है। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, तोशाखाना 1 नाब ने केस रिमांड बैक करने की इस्तदा कर दी है। डू यू थिंक ये भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर पीटीआई के ऊपर बढ़ाने के लिए इस तरह की राइट लेफ्ट की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल हो रही है? व्हाट इज हैपनिंग एट दिस मोमेंट? देखिए, ये बड़ा, ये एक तरह से एक्सेप्ट किया है हुकूमत ने और नैब ने कि ये जो केस था इमरान खान साहब के खिलाफ, ये बेबुनियाद केस था और इसमें जुल्म हुआ है उनके साथ। और ये जब आज बहस शुरू हुई और उसमें हमने बताया कि रात के 11 बजे अदालत ने फैसला किया कि वो जिरा नहीं करने देगी
अदालत से वकीलों को बाहर निकाल दिया, जेल के अंदर से, और कहा कि हम खुद सुबह फैसला कर देंगे, और फैसला कर दिया। तो ये इतना बड़ा जुल्म जो है, इसके बाद ये मिस ट्रायल है। और उसके बाद जब मैंने ये बताया कि जो पूरा केस बनाया है इस हुकूमत ने, और बड़ा उसके ऊपर बातें की हैं मिनिस्टर्स ने भी, और महले जितने ओहदेदार आए नए इस हुकूमत में, उन्होंने ये कहा है कि इतना बड़ा केस है हमारे पास। देखें, एक प्राइम मिनिस्टर ने एक अंडर वैल्यू कर लिया, एक ज्वेलरी सेट जो है उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और वो बड़ी सस्ती खरीद ली, और ये करोड़ रुपया, 100 करोड़ 200 करोड़ की ज्वेलरी थी। तो वो जब अदालत में आया तो हमने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ की ज्वेलरी थी, तो लेके आए किसी को। कोई भी ना मिला उनको जो ये कह सके कि ये ज्वेलरी 200-300 करोड़ की थी। अल्टीमेटली कौन मिला उनको? उनको एक स्पेयर पार्ट का एक जो टायर्स बेचता है और कार के स्पेयर पार्ट बेचता है, वो मिला। वो शख्स जिसने बीकॉम का एग्जाम फेल किया है 3 बार, और वो उनका नाम है इमरान, और वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जाके तो एक कह दिया कि ये 300, 350, 400 करोड़ की ज्वेलरी थी, और एक सफे पे सिर्फ लिख दिया। सारा केस जो था वो ये बनाया। तो जब नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये केस देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो वाकई ही केस नहीं बनता, इसको आप वापस भेज दें, इसका जो कन्विक्शन है उसको सेट असाइड कर दें, अपील आप मान लें। तो अदालत ने फिर मेरे से पूछा कि अब अगर वो कह रहे हैं कि आपकी अपील मानी जाए और ये कन्विक्शन जो है हम सेट असाइड कर दें, तो आप पूछ लें अपने इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, और अगले हफ्ते हम इसको फिर मजीद सुनेंगे। तो ये पोजीशन है। अब वो इतना बड़ा केस जो बनाया गया था, वो जब बड़ी मीडिया हाइप भी थी उस केस की, बहुत मीडिया हाइप थी उस केस की भी। थैंक यू बैरिस्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, बैरिस्टर साहब, एक जो इंटेग्रल क्वेश्चन था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो ये था कि जनाब 24 नवंबर को लेकर कन्फ्यूजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और उन्होंने भी सेकंड किया कि येस सेकंड थॉट थी, लोगों ने इसके ऊपर बात भी की कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए, बट अब ये फाइनल कॉल है। इमरान खान साहब ने कह दिया हुआ कि दैट इज़ द फाइनल कॉल, 24 को एहतजाज होने जा रहा है। बहरहाल एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम हमारे लंदन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब वाला एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट जो हुआ अभी रिसेंटली, उसके ऊपर बात करेंगे, बिकॉज अब हर्ड के उसके ऊपर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स का आगाज़ कर दिया गया ख्वाजा साहब और PMLN की जानिब से, उसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा।